Hello students, so today we are going to start your lecture number 2 related to the chapter matter in our surrounding. So let us start. जो हमने फर्स्ट लेक्चर किया था उसमें हमने किया था क्या, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हमें पता है जो मैटर होता है उसकी जनरली बेसिकली हमने 3 फेजेस पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इनके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे 1 बाय 1। अब आज हम देखेंगे कि क्या जो हमारे पास मैटर किसी भी फॉर्म में, इधर लिक्विड, सॉलिड और गैस, वो अपने स्टेट को एक फेज से दूसरे में कन्वर्ट कर सकता है या नहीं। तो आंसर है यस, कि ये चेंज कर पाते हैं। बट उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, या तो हम टेम्परेचर को चेंज करके ये काम कर सकते हैं, या तो उसके प्रेशर को चेंज करके ये काम किया जा सकता है। ठीक है, अब कैसे चेंज होते हैं उसके लिए आप ये सिंपल डायग्राम में याद रखो, इसकी हेल्प से हम सारा अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, अगर हम किसी लिक्विड को टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है, हमारे पास कोई लिक्विड था, पानी लिया हमने, ठीक है, एक आपका यूटेंसिल में डाल के उसको हीट अप करने लग गए ठंडे पानी से, उसको गैस पे रख के हीट कर रहे हैं। तो क्या होगा, कुछ एक टाइम के बाद जो आपका लिक्विड होगा वो क्या करेगा, बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये बॉयल होने स्टार्ट हो जाएगा। तो बॉयल होगा तो किस में चेंज होगा, छोटे छोटे जो वेपर्स होते हैं, ठीक है, वेपर फॉर्म में, इसको वेपराइजेशन भी बोला जाता है। और बॉइलिंग के कारण जो हमारा लिक्विड था वो किस में चेंज हो गया, गैस में। तो ये हो गया आपका एक स्टेज से दूसरे में चेंज होना, एक फेज से दूसरे में कन्वर्ट होना। तो यहाँ पे लिक्विड चेंज हो गया गैस में। सिमिलरली अगर हम किसी सॉलिड को हीटअप करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो वो क्या करता है, वो मेल्ट होके चेंज हो जाता है लिक्विड के अंदर। तो ये फिर से टेम्परेचर के कारण क्या हुआ, सॉलिड जो स्टेट थी वो लिक्विड में चेंज हो गई। ठीक है, वैसे ही गैसेस के केस में जो गैस होती है वो भी कई बार सॉलिड के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, डिपॉजिट बोलते हैं उसको, या फिर एड्जॉर्ब हो जाती है, एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कई बार जो सॉलिड होते हैं डायरेक्टली गैसेस में चेंज हो जाते हैं। एक तो मेथड था कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हुए, उसको हम मेल्टिंग बोलेंगे। लिक्विड गैस में चेंज हुए उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग। ठीक है, या वेपराइजेशन प्रोसेस। बट अगर आपके जो सॉलिड था वो डायरेक्टली गैस में ही चेंज हो गया बिना लिक्विड में चेंज हुए, तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे उसको हम, सब्लिमेशन। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। ये वाला आपको दिख रहा होगा सब्लिमेशन, जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। अब नेक्स्ट गैसेस जो होती हैं, अब जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था उसको रिपीट करते हैं। ठीक है, अब हमने गैस ली और उसको हमने या इसके ऊपर लिड लगा दिया, तो क्या होगा, जो वेपर्स होते हैं इसके ऊपर इकट्ठा होकर फिर से ड्रॉप्स में चेंज होंगे और ड्रॉप्स अंदर आके लिक्विड में बदल जाएंगी, पानी में। तो इसका मतलब जो गैस होती है वो भी लिक्विड में चेंज हो सकती है थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये है आपके इंटर कन्वर्शन की जो फेजेस हैं अलग अलग, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो आपस में इंटर कन्वर्टिबल होती हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ एक टर्म्स हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। व्हाट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो अमाउंट ऑफ हीट जो कि रिक्वायर्ड होता है, चाहिए होता है किसके लिए, 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए। ठीक है, 1 किलोग्राम सॉलिड को जब हम लिक्विड में चेंज करेंगे उसके लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो नॉर्मल प्रेशर होता है उसके ऊपर, उसको बोलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है आपकी वेपराइजेशन। क्या होता है, सो द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, या फिर द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड वेपराइजेशन। नेक्स्ट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, तो ऐसा अमाउंट ऑफ हीट जो कि रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, फॉर द कन्वर्शन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। तो वेपराइजेशन में क्या होगा, लिक्विड वेपर में चेंज होगा। तो 1 किलोग्राम लिक्विड जब भी वेपर में चेंज हो रहा है दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसके बाद आता है आपका सब्लिमेशन। क्या होता है, तो जब
जैसे मैंने अभी बताया था आपको, सॉलिड डायरेक्टली लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, कोई सॉलिड होता है उसको हम हीटअप करें तो डायरेक्टली गैस में ही कन्वर्ट हो गया, दैट विल कॉल्ड सब्लिमेशन। नेक्स्ट इवेपोरेशन क्या होता है, तो जब भी कोई लिक्विड वेपर फेज में चेंज हो जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, तो इवेपोरेशन जो है उसको अफेक्ट कौन कौन से फैक्टर करते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे इवेपोरेशन इंक्रीज या डिक्रीज होती है, उनको बोलते हैं उसके फैक्टर्स। तो सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। अब देखो हमारे पास मान लो हमने क्या किया, धूप में एक बर्तन ये रख लिया और एक ये रख लिया। अब दोनों पानी से भरे हुए हैं, वाटर डाल दिया हमने इस केस में भी और इस केस में भी। ठीक है, यहाँ पे भी वाटर भर दिया, यहाँ पे भर दिया। अब पूरा दिन अगर हम उसको वैसे ही रख के रखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, शाम तक यहाँ पे भी इवेपोरेशन होगी क्योंकि धूप है, और यहाँ पे भी इवेपोरेशन होगी, बट इसकी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी। सिंपल सी बात है, सबको पता लग गया होना। क्यों? क्योंकि इसका जो एरिया था, इसको बोलते हैं सरफेस एरिया, जहाँ से इवेपोरेशन हो रही है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो इसलिए जिस मटेरियल का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उससे इवेपोरेशन भी उतनी ज़्यादा होगी। सेकंड, नेचर ऑफ द लिक्विड। तो इवेपोरेशन डिपेंड करेगी लिक्विड के ऊपर कि कोई लिक्विड, अलग अलग लिक्विड अलग तरीके से इवेपोरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका वाटर होगा वो इजीली इवेपोरेट हो जाएगा, अगर उसमें कुछ सॉल्ट डाल देते हैं या फिर ऑयल है इस तरीके से, तो उसको इवेपोरेट होने में थोड़ी क्या टाइम लगेगा। नेक्स्ट आपका टेम्परेचर। तो इवेपोरेशन जो होगी डायरेक्टली रिलेट करती है टेम्परेचर के साथ। अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा देंगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिसमें जो पार्टिकल होते हैं आपके, ठीक है, कोई भी पार्टिकल है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ऐसी एनर्जी जो किसी चीज़ की उसमें मूवमेंट के कारण होती है, उसको बोलते हैं काइनेटिक। फॉर एग्जांपल ये आपका फुटबॉल है, इसको किक मारी है किसी ने और चल रहा है, जो चलने के कारण इसमें एनर्जी होती है। ठीक है, जब ये टकराएगा, फॉर एग्जांपल एक बाइक आ रही है आगे से, ठीक है, मूव कर रही है काफ़ी स्पीड पे, तो जब वो टकराएगी किस चीज़ से तो उससे कितनी एनर्जी आती है उस बाइक के साथ, वो सारी फोर्स जो टकराती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। सेकंड केस है, आपके पास कोई बाइक है, मान लो एक बाइक आपकी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है और दूसरी बाइक आपकी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कम होगी और इसमें ज़्यादा होगी, है कि नहीं? तो मतलब किसी चीज़ के मूवमेंट के कारण जो उसमें एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके कारण जो पार्टिकल हैं उनकी मूवमेंट बढ़ जाएगी, इसलिए वो इजीली स्केप कर जाते हैं और वेपर में चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। अब एयर, मान लो आपका ये कोई सरफेस है जिससे इवेपोरेशन होगी, ठीक है, इसके बाहर हमारा ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, सराउंडिंग है, तो यहाँ पे मान लो अभी अभी बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, तो उसके कारण एटमॉस्फेयर में क्या है, वेपर्स हैं, पानी के हल्के हल्के वेपर्स। तो यहाँ पे वेपर्स पहले से हैं, तो इस सरफेस से जो इवेपोरेशन होगी ईजिली नहीं होगी उतने अच्छे से। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है इवेपोरेशन उतनी कम होती है। नेक्स्ट है आपका विंड स्पीड। तो विंड स्पीड स्टार्टिंग में जितनी बढ़ेगी इवेपोरेशन इंक्रीज़ करेगी, बट जैसे विंड स्पीड बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में होगी तो उससे क्या होगा, उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर इवेपोरेशन पे वो उल्टा कम भी हो सकती है। ठीक है, फिर आता है आपका ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो बोलते हैं इवेपोरेशन जब भी होती है तो उसके बाद क्या होता है, कूलिंग होती है। आपने फ्रिज से कई बार गिलास निकाल के रखा होगा बाहर या कोई भी कंटेनर, तो उसके बाद उसके बाहर बूंदें आ जाती है, ठीक है, या फिर इसका एग्जांपल आपको गर्मियों में पसीना जब पड़ता है, स्वेटिंग होती है, तो उसके बाद देखना थोड़ी देर बैठते हैं तो हमें ठंड लगती है, सरफेस जो स्किन होती है हमारी, तो उसी को बोला क्वेश्चन है ये कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो इवेपोरेशन के बाद कूलिंग क्यों होती है, चलो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे हमने एक कंटेनर ले लिया, उसमें हमने वाटर डाल दिया, ये क्या है, ये वाटर के
पार्टिकल है या मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब जब हम इसको हीट अप कर रहे हैं तो उससे उसको एनर्जी मिल रही है, उसके कारण इनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो बढ़ रही है, और बढ़ते बढ़ते जिनकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी वो सरफेस पे आ जाएंगे, ठीक है। अब सरफेस पे उनको और एनर्जी मिलेगी तो यहाँ से वो जंप कर जाते हैं, वेपर में चेंज हो जाते हैं। अब देखो हुआ क्या, जिनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा थी वो थे यहाँ पे, अब यहाँ से वो एकदम से वेपर में चेंज हो गए, तो क्या हुआ, नीचे इनसे कम काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल बचे, तो उसके कारण क्या होगा, हमें लगेगा कि सरफेस अब ठंडा हो गया। समझ आ गई बात है। तो इसके बाद अब हम देखेंगे कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया थ्योरी का काम, अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर इसके। तो सबसे पहले एक्सपेंड CNG। व्हाट इज़ CNG? इट इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये लिखना है, आपने नोट करना है सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ड्राई आइस? इवन लर्न भी करना है। तो ड्राई आइस किसको बोलते हैं? तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है ड्राई आइस। नेक्स्ट आता है आपका फिर, नेम द गैस सप्लाइड एट होम्स इन लिक्विड फॉर्म। तो घरों में जो हमारे लिक्विड फॉर्म में गैस यूज़ करते हैं हम, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको हम बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दैट इज़ LPG। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर? तो टेम्परेचर की जो SI यूनिट है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एक संस्था बनी हुई है जो कि यूनिट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसकी टेम्परेचर की SI यूनिट होती है केल्विन, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और नॉलेज हो जाए तो हमारे पास जो टेम्परेचर है उसकी जनरली 3 यूनिट्स हैं अवेलेबल, ठीक है। यूनिट्स या स्केल है, एक सेल्सियस स्केल है, ठीक है। हम सेल्सियस में टेम्परेचर जनरली हम यूज़ सेल्सियस वाले करते हैं, इतने सेल्सियस हमारा टेम्परेचर ऐसे करके। सेकंड आती है आपकी फारेनहाइट स्केल, जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं F0 से। थर्ड आती है आपकी केल्विन स्केल, जिसको K से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये 3 हमारे पास टेम्परेचर की स्केल्स अवेलेबल हैं। अब जो हमारी SI यूनिट है टेम्परेचर की, ठीक है, इट इज़ योर क्या, केल्विन स्केल। इट इज़ द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो अब इसके अलावा कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें और के दी हुई हैं इसमें, कि जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री होता है, और जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने इनमें से किसी को कन्वर्ट करना हो एक से दूसरे में, फॉर एग्जांपल आपके पास डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है, आपने उसको फारेनहाइट में चेंज करना है, तो इसके लिए हमारे पास रिलेशनशिप दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू जो हमारे पास टेम्परेचर दिया होगा उसको हमने यहाँ फिलअप कर देना, और प्लस 32। तो इसको फिर क्रॉस करके कट करके जो आएगा वो हमारे पास फारेनहाइट में आ जाएगा टेम्परेचर। वैसे ही जो केल्विन स्केल है, अच्छा ये जो केल्विन है ये सबसे बेटर इसलिए मान जाती है क्योंकि इसमें ज़्यादातर रीडिंग इसकी हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने मान लो जो आपके पास केल्विन में दिया हुआ टेम्परेचर उसको हमने डिग्री सेल्सियस में करना है, तो उसको करने के लिए भी हमारे पास ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें x + 273, तो सॉरी डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है, उसको केल्विन में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू भर दो और 273 उसमें प्लस कर दो, तो वो हमारा केल्विन में आ जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? तो वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? तो इट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री तक जब हम पानी को बॉयल करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो वो बॉयल होना स्टार्ट कर जाता है। उसके बाद व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल? तो ये हमने अभी किया, ठीक है। फारेनहाइट स्केल और इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन केल्विन स्केल एंड डिग्री सेल्सियस स्केल? तो उसके लिए ये आ गया हमारा फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन आपने नोट भी करना है, लर्न भी करना है, ओके। सो कीप स्टडिंग, स्टे सेफ।